Record. Okay, so हम लोग 6.3 पे हम लोग जो है में मुत्तफ़िक़ हो गए थे कि ये जो 3 डायमेंशन वेव फंक्शन है वो एज ए प्रोडक्ट के तौर पर जो है लिखा जा सकता है और उससे पहले हम ये भी लिख सकते हैं कि हम ये सॉरी 350 सॉरी ये पीछे करा दिया कहाँ से लग गया अगले पेज पर है ये ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया था ये के एक्स स्क्वायर जो है वो बेसिकली 2n(ex)/h² के बराबर है। और मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूँ, देखिए कि ये चीज़ हम किस तरह से लिख रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर मैं सिर्फ इसको जो है वो मैं अगर 1 डायमेंशन में ले लूँ तो ये -(h²/2n) और ये पार्शल बाय, और चूंकि मैं सिर्फ एक का ही फंक्शन ले रहा हूँ तो बेहतर है मैं इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख दूँ dx² और ये साई कह लें या एक्स कह लें। हाँ यार साफ करके लिख दूँ इसको। मतलब कहने का ये कि -(h²/2n) d/d स्मॉल एक्स है, ये स्क्वायर है, ये कैपिटल एक्स जो उसके यहाँ पे फंक्शन के तौर पर काम कर रहा है, इक्वल्स टू, क्योंकि v ज़ीरो है तो ई एक्स कह रहा हूँ मैं इसको यहाँ पे, और ये कैपिटल एक्स है, ठीक है। और इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ को उठा के हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये -2m/h² ई एक्स कैपिटल एक्स हो गया। और ये जो के एक्स स्क्वायर जो जिसको मैं कह रहा हूँ वो बेसिकली बराबर है 2m ई एक्स/h² के। तो इस तरह की चीज़ जो है वो वाई स्क्वायर के बराबर भी होगी, क्योंकि बराबर होगा 2m ई वाई/h² के, और के स्क्वायर जेड जो है वो बराबर होगा 2m ई जेड/h² के, ठीक है। तो वही चीज़ इन लोगों ने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो क्योंकि h²/2m कॉमन है वो बाहर निकाल दिया तो के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर बचा। तो इनको आप फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और के स्क्वायर का मैग्नीट्यूड बराबर स्क्वायर रूट ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, जो कि बहरहाल कांस्टेंट होगा इनका सम, ठीक है। और फिर इसी चीज़ को क्योंकि आपके पास ये वाली जो इक्वेशन लिखी हुई है 6.2, ठीक है। तो इसको आप जो है ई के बजाय आप इसको ओमेगा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ई बराबर है एच कट ओमेगा, ठीक, ठीक है। ये ई इक्वल टू एच कट ओमेगा के बराबर है, तो अगर आप ई की जगह पर एच कट ओमेगा रखेंगे तो आप इसको इस तरह कंबाइन करके लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि एच कट से एच कट कैंसिल हो जाएगा। और ये जो हमने इक्वेशन यहाँ पे लिखी है ये आई के डॉट आर है, ठीक है। तो वो आई के डॉट आर यहाँ से आ गया, और जो हमारे पास माइनस ई लिखा हुआ था उसकी जगह पर हमने एच कट ओमेगा लिखा, तो ये एच कट से एच कट कैंसिल हो गया और हमारे पास ओमेगा टू बच गया। तो ये कंबाइन होकर हमने ये वाली इक्वेशन लिखी है, ठीक है, जो कि प्लेन वेव इक्वेशन है। आप लोगों ने इसको अगर आप लोगों ने वेव्स एंड ऑसिलेशन वगैरह पढ़ी होगी तो हम वहाँ से इसको इस इक्वेशन को देखते चले आ रहे हैं। तो इसको इस इक्वेशन को इस तरह से देखना तो हमारे लिए हैरत अंगेज़ बात नहीं है, सब एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर ए होता था, यहाँ हमें मालूम है कि 2 पाई की पावर -3/2 है, ठीक है। ऑलराइट, और फिर ये चूंकि प्लेन वेव इक्वेशन है और फ्री पार्टिकल की है, आपको नॉर्मलाइजेशन इसे करना चाहें तो वो बेसिकली जो होगी वो डेल्टा फंक्शन के फॉर्म में होगी, क्योंकि ये फ्री पार्टिकल है ना। फ्री पार्टिकल में आप जो है उसकी जो नॉर्मलाइजेशन होगी उसके अलावा आपको तरीका नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूस वेरिएबल है, ठीक है।
ये चीज़ इसके बराबर जो है वो यानी कि बेसिकली ये जो पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है ये डेल्टा फंक्शन की लिखी हुई है। अगर आप जाके डेल्टा फंक्शन की आप डेफिनेशन देखें तो ये पूरा इंटीग्रल जो है वो इस डेल्टा फंक्शन के बराबर होता है, डेल्टा के माइनस के प्राइम। यानी इसका मतलब ये है कि अगर के प्राइम के बराबर है तब तो ये इसकी वैल्यू 1 है, अदरवाइज जो है ये 0 है, राइट। तो ये इसका जो है डेल्टा फंक्शन का बुनियादी तौर पर मतलब है, ठीक है। सो द फ्री पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज यू हैव सीन इन चैप्टर 3, जो है वो वेव फंक्शन के फॉर्म में भी, सॉरी वेव पैकेट के फॉर्म में भी देखा होगा, जो कि बेसिकली सुपरपोजिशन होता है बहुत सारे वेव फंक्शंस का। वहाँ पर आपने साई को इस तरीके से लिख के देखा था, ठीक है, राइट। साई जो था वो सम, ये तो फिनोमेनलिज्म कांस्टेंट आ गया, ये ए टाइम्स दिस था, और उस चीज़ को आपने इनके साई के को आपने इस तरह से लिख दिया, और फिर आप इसको इंटीग्रेट वगैरह करेंगे, या ये कह लीजिए कि आप ए की वैल्यू मालूम करने के लिए इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप निकाल सकते हैं, जो कि इसके बराबर है। और ये हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 4 के दरमियान, खासतौर पे आपने अगर चैप्टर 2 देखा हो, नहीं सॉरी चैप्टर 3 में मेरे ख्याल से जहाँ उसने डेल्टा फंक्शन वगैरह पढ़ाए हैं और थोड़े से वेव पैकेट्स पढ़ाए हैं, तो वहाँ उसने ऐसी कुछ चीज़ें करके रखी हैं। बहरहाल ये जो आई मीन फ्री पार्टिकल्स के हवाले से हैं, मतलब ये इससे ज़्यादा इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है कि आप इनको जो है वो फ्री पार्टिकल के से आपको वास्ता पड़े, तो आप इनको इस तरीके से लिख सकते हैं फंक्शंस को। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग पार्टिकल्स हमारे पास फ्री नहीं होते हैं। ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे पास इस वक्त होती हैं कि जब पार्टिकल बाउंडेड सिस्टम में हो, दैट इज़ पार्टिकल इन अ बॉक्स हो, वो किसी एक फाइनाइट वेल में हो या इनफाइनाइट वेल में हो, या वो किसी स्कैटरिंग हो रही हो, ठीक है। तो अब देखिए अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स हो, ठीक है, और उसकी जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, तो आपने जो अब तक रेक्टेंगुलर बॉक्स पढ़ा है उसमें ये था कि पार्टिकल रेफर्स करें कि ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल इनफाइनाइट है, यानी इसके वो वॉल क्रॉस करके नहीं जा सकता, बट इन बिटवीन द वॉल पोटेंशियल इज ज़ीरो। तो आप ये समझें कि आपके पास बेसिकली इस तरह की सिचुएशन है कि आपके पास एक 3 डायमेंशनल बॉक्स है, ठीक है, ठीक है, आपके पास एक 3 डायमेंशनल बॉक्स है जिसमें इसके लेंथ एक्स वाई जेड है। तो मैंने कोई बहुत अच्छा नहीं बनाया, मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ यहाँ पे, कि फर्ज करें कि ये हमारे पास है, मिक्सर में इसको ऐसे ही बना, ठीक है। तो आप इसको इस डायरेक्शन को अगर आप जेड कह लें, इसको आप अगर एक्स कह लें, और इसको अगर आप वाई कह लें, तो ये 3 डायमेंशनल बॉक्स बन गया है। अब यहाँ पर जो आप अगर इसको एक्स वाई और जेड लेना चाह रहे हैं, इनकी डायरेक्शन जो है वो सॉरी इसको आप इसकी ये साइड आप ले लें, ये ले लें कि ये इसकी साइड ए है, कि लेंथ यहाँ से यहाँ तक ए है, ये यहाँ से यहाँ तक बी है, और ये यहाँ से यहाँ तक सी है। ये बता रहा है कि ज़ीरो एक्स डायरेक्शन में ज़ीरो से ए तक पोटेंशियल ज़ीरो है, और वाई डायरेक्शन में ज़ीरो से बी तक पोटेंशियल ज़ीरो है, और जेड डायरेक्शन में ज़ीरो से सी तक पोटेंशियल ज़ीरो। यानी कि इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल जो है वो फ्री है, और बाहर इसके जो पोटेंशियल इनफाइनाइट है, इस वजह से पार्टिकल बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। तो बेसिकली जो फिजिक्स इसकी 1 डायमेंशन में होगी वही बाकी एक्स वाई एक्स सॉरी वाई और जेड डायरेक्शन की होगी। तो चैप्टर 4 जैसे चैप्टर्स में आपने बेसिकली ये वाली चीज़ आपने पढ़ी हुई है जो कि 1 डायमेंशन में है, ठीक है। तो अब आप उसी चीज़ को आपको जनरलाइज करना है। अगर आप चैप्टर 4 के शुरू में देखें तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे पास वेव फंक्शन बनता है 1 डायमेंशन की, अगर हम बात करें लेट्स से एक्स डायरेक्शन में, तो वो वेव फंक्शन इस तरीके से लिखा जा सकता है, और उसकी एनर्जी जो है वो मतलब ऐसे लिखी जा सकती है। ये आपको चीज़ें याद है ना कि पार्टिकल इन अ बॉक्स में हम वेव फंक्शन कैसे लिखते हैं?
जी जी सर, ये याद है। ठीक है ना। इसका बहुत सिंपल तरीका तो आपको शायद जहन में हो कि आपको, देखिए, ये हमेशा करना पड़ता है कि आपको इसके अंदर अगर आप गौर करें, अगर आप वेव फंक्शन इसके अंदर ऐड करना चाहें, तो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस आपको ये बात बता रही हैं। बाउंड्री कंडीशन इस तरह की होंगी कि ये जो इसके एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ वेव फंक्शन जीरो होना चाहिए। ठीक है। क्यों जीरो होना चाहिए? इसलिए कि पोटेंशियल इनफाइनाइट, पोटेंशियल जो है वो इन्वॉल्व्स के बाहर इनफाइनाइट है, तो पार्टिकल बाहर नहीं जा सकता, तो वेव फंक्शन हैज़ टू बी जीरो। तो ये मैं सिर्फ आपको वेव फंक्शन गैस करने का तरीका बता रहा हूँ। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी पोटेंशियल जीरो होगा, और यहाँ पर भी सॉरी, यहाँ पर भी वेव फंक्शन जीरो होगा क्योंकि बाहर पोटेंशियल इनफाइनाइट है, और यहाँ भी वेव फंक्शन जीरो होगा क्योंकि बाहर पोटेंशियल इनफाइनाइट है। तो अब ऐसे सूरत हाल में आप जो पार्ट वेव फंक्शन इसमें फिट करेंगे, वो साइन के अलावा और क्या हो सकता है, क्योंकि साइन में यहाँ पर ज़ीरो पे भी ये जो है वो जब आप साइन यानी कि एक्स को ज़ीरो रख रहे हैं तब भी ये आपको वेव फंक्शन ज़ीरो दे रहा है, और जब आप इसकी जगह पाई रख रहे हैं, राइट, तो भी ये जो है पोटेंशियल आपको जो है ज़ीरो दे रहा है, सॉरी, वेव फंक्शन जीरो दे रहा है। आप इसके अंदर कॉस वाला भी रखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कॉस वाला इसके अंदर आएगा नहीं, क्योंकि कॉस वाला जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है। बहरहाल तो ये इसको वेव फंक्शन को इनको गैस करने का एक तरीका है, और उसी दौरान मतलब आप अगर ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको इन बाउंड्री कंडीशन के साथ रखें, तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि आप के को लेके काम कर रहे होते हैं, तो ये बेसिकली के ही लिखा हुआ है, और ई और के में ये मतलब बेसिकली मेरा मतलब कहने का ये है कि ये जो हमने रिलेशनशिप देखी है इस तरह की एच कट स्क्वायर, वही फॉर्मूले बार बार आपके सामने आते रहेंगे। ठीक है। सिर्फ आपको ये करना पड़ेगा, अब की दफ़ा आपका ये जो एंगल है उसको इन टर्म्स ऑफ लेंथ लिखना है। ये ए जो आया है वो बेसिकली ए इसकी लेंथ से आया है। इससे पहले जो आपने किया था आपको याद होगा, यहाँ पर एल आया करता था, वो इसलिए कि वो वन डायमेंशन होती थी, उसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ थी वो उसको एल कह देते थे। ठीक है। अब की दफ़ा हमने इसको ए कह दिया। ठीक है। और उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी ये है। बेसिकली वो सारी चीज़ें जो चैप्टर 4 के शुरू में या आपने सेकंड ईयर में आपने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ी हैं, वही चीज़ें मौजूद हैं। आपको हमेशा याद होगा कि वेव फंक्शन हमेशा प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे जाते हैं और एनर्जीज ऐड होती हैं। तो ये हमने एक डायरेक्शन के लिए निकाला था, इसी तरह वाई डायरेक्शन के लिए होगा, इसी तरह जेड डायरेक्शन के लिए होगा। ठीक है। ये प्रोडक्ट वेव फंक्शन जो है वो एज ए प्रोडक्ट के तौर पर लिखा गया है। पहले नीचे यहाँ पे 2 आ रहा था, तो चूंकि 3 है तो 2 टाइम्स 2 8 हो गया, और नीचे एक था तो अब यहाँ ए बी सी हो गया, और ये तीन तीन प्रोडक्ट के फॉर्म पे आ गया। यहाँ पे ये वन डायमेंशन में था, ये एन एक्स। अब यहाँ पे ये देखिए, ये चूंकि 3 डायमेंशन हैं तो ये एन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस एन जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो ये आपके पास एनर्जी की फॉर्म में जो है वो लिख दिया गया। ये पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स की प्रोडक्ट की जो वेव फंक्शन है, टोटल वेव फंक्शन यहाँ से आ गया, और जो एनर्जीज हैं वो हमारे पास यहाँ से आ गई। अब आप देखें कि यहाँ पर हम बहुत सारे गेम प्ले कर सकते हैं। आप देखें कि ये तो एक जनरल इक्वेशन है जिसमें कि ए बी और सी मुख्तलिफ हैं। ठीक है। लेकिन हम ये भी तो कर सकते हैं, ए और बी को हम ए और बी को बराबर कर दें, या ए और सी को बराबर कर दें, या तीनों को बराबर कर दें, यानी कि हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स हो। ठीक है। तो ए, इस सिचुएशन में फिर एनर्जीज की जो है वो फॉर्म थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और उसमें हम ये कहेंगे कि डी जेनरेसी आ गई है। खासतौर पे जब हम ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी कर दें, यानी कि क्यूबिकल बॉक्स हो, तो फिर वहाँ पे सिमेट्री आ गई कि ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, यानी कि तीनों डायरेक्शन की लेंथ बराबर है, डायमेंशंस की एक्स वाई जेड की। तो अब सिस्टम के अंदर सिमेट्री आ गई, तो वो सिमेट्री आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगी। तो ऐसी सूरत हाल में एनर्जीज जो हैं वो डी जेनरेट हो जाएंगी। यानी कि अगर मैं वो खैर मैं हम आगे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। देखिए, जैसे कि क्यूबिकल बॉक्स हो, इस चीज़ को समझने के लिए ये टेबल 6.1 क्या है मैं आपको भी बताता हूँ। इससे पहले ज़रा से मैथमेटिक्स देखते हैं।
ठीक है। अगर मैंने ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी कर दिया और उसको मैं किसी जर्नल लेंथ के बराबर कर दिया, तो ये जो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था 6.2 तो सिंपली ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक है। हम एन एक्स एन वाई एन जेड तो चूंकि ये क्वांटम नंबर्स जो हैं वो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के, इनको तो बराबर नहीं कर सकते हम, मतलब हम ये नहीं कर सकते। हाँ, वैल्यूज में बराबर हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट करें मैं एन एक्स इक्वल टू एन वाई इक्वल टू एन जेड को 1 कर दूँ, ये चीज़ पूरी 1 हो गई, तो 1 1 1 3 हो गई। ठीक है। और ये क्योंकि पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर ओवर 2 एम एल स्क्वायर ये E1 के बराबर है, यानी कि जो बेसिक इक्वेशन है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट आप कह लें। तो इसका मतलब है कि ये 3 टाइम्स E1 हो गई, यानी कि जो ऐसी स्टेट है E11 वाली, उसके इसके अंदर जो डीजेनरेसी है वो 3 फोल्ड है। यानी कि ये इक्वेशन, ये एनर्जी 3 तरीकों से सिस्टम हासिल कर सकता है। यानी कि 3 टाइम्स ये जो है, ये जो आप समझ लीजिए कि इसकी जो सिमेट्री है वो 3 टाइम्स है ऑफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है। इसी तरह अगर फर्ज करें कि हम ये करें कि अब की दफ़ा एन एक्स एन वाई एन जी जो है, मैं अगर एन एक्स को 2 कर दूं और बाकी एन वाई और एन जेड को 1 1 रहने दूं, तो अब मैं इसको परम्यूट कर सकता हूं कि बजाय मैं एन एक्स को 2 लेने के वाई को 2 ले लूँ, बाकी को दोनों को 1 ले लूँ। इसी तरह मैं अगर चाहूँ तो जो है मैं ये भी कर सकता हूँ कि जेड को 2 ले लूँ और बाकियों को जो है वो मैं 1 ले लूँ। तो इस तरह मैं इसको 2 1 1 या 1 2 1 या 1 1 2 कर सकता हूँ। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि हमारे पास जो वेव फंक्शन होगा, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का, ठीक है ना, तो वो इतना हिस्सा तो उसका ये स्क्वायर रूट 8 और एल क्यूब हो गया, ए बी सी अब बराबर हैं, तो वो एल क्यूब हो गया, एल के बराबर। तो सिर्फ क्या फर्क पड़ा वेव फंक्शन में, यहाँ पे एक्स की जगह पे 2 आ गया, या वाई की जगह पे 1 ही है, जेड की जगह पे, यानी कि एन एक्स एन वाई की जगह 1 है, एन जी की जगह 1 है। तो ये हो गया। इनके आप देखें कि अगर मैं 2 यानी कि एन वाई और एन जेड की वैल्यू चेंज करता जाऊँ तो वेव फंक्शन चेंज होता जाएगा। एक्स की जगह मैं वाई साइड 2 1 लिखूंगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 1 होगा एन वाई एन जी की जगह। लेकिन अगर मैं इसको 1 2 1 लिखूंगा तो यहाँ पे एन वाई की जगह 2 आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे एन जेड की जगह 2 आ जाएगा, बाकी जगह 1 रहेगा। वेव फंक्शन मुख्तलिफ होंगे लेकिन एनर्जीज आप देखें कि सेम रहेंगी। यानी कि मैं E211 हो या E121 हो या 112 हो, इन तमाम सिचुएशन में ये 6 टाइम्स E हो जाएगी। आप यहाँ पर रख के देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ 2 रखूँ तो 2 का स्क्वायर 4, बाकी 116 हो गया। इसी तरह मैं यहाँ 2 रख दूँ या यहाँ 2 रख दूँ, रहेंगे 60। तो इसकी डीजेनरेसी जो है वो बेसिकली 3 टाइम्स हो गई। ठीक है। यानी कि हम इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं। इसके डी जनरेशन, ये जी एन फैक्टर कहलाता है, ये 3 तरीकों से लिखी जा सकती है। ठीक है। इसी तरह मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ कि मैं 2 2 1 कर दूँ या 2 1 2 कर दूँ या 1 2 1 कर दूँ। ठीक है। इसी तरह मैं किसी एक को और इसको अगर मैं 3 कर दूँ और बाकियों को 1 रखूँ एंड सो ऑन, तो इस तरह के बहुत सारे कम्प्यूटेशन हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो उसके लिहाज से हम ये देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास बेसिक एनर्जी निकल रही है, इसका कितना फैक्टर आ रहा है। ठीक है। और ये जैसे यहाँ इसने बताया हुआ कि ये 3 का जो आ रहा है फैक्टर, ये इस वजह से आ रहा है कि हमने एक्स वाई जेड को बराबर लिया हुआ है। ठीक है। तो ये कह रहा है द फैक्टर 3 कैन बी व्यूड एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट वी आर कन्फाइनिंग द पार्टिकल सिमेट्रिकली इन ऑल 3 डायमेंशन। ठीक। तो ये हम ये इस तरीके से ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उनकी डी जनरेसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि इसने यहाँ पे करके देखा 8 2 1 है, 2 1 2, ये सब जो है वो इस तरीके से लिखी जा सकती है 9 टाइम्स E1। ठीक है। अगेन आप देखेंगे 3 तरीकों से आप उसको परम्यूट कर सकते हैं सो ऑन। तो ये तो मिसाल थी बहुत सिंपल सी, उस फॉर्म में उस में जब हम पार्टिकल इन अ बॉक्स ले रहे हैं। इसी तरह हार्मोनिक ऑसिलेटर है। आप लोगों ने हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा हुआ है क्वांटम मैकेनिकली पिछली क्लास में? नहीं नहीं है सर, ये नहीं पढ़ा। हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं पढ़ा? अरे यार ये तो कमाल किया है। इसकी वजह यह है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर चाहे क्लासिकल फिजिक्स हो, चाहे क्वांटम मैकेनिक्स हो, चाहे क्वांटम फील्ड थ्योरी हो, दिस इज द मॉडल जिसकी बुनियाद पर हर चीज़ खड़ी हुई है।
हर चीज़ से मुराद मेरी हमारी मोस्ट ऑफ द थिंग, मतलब क्वांटम फील्ड थ्योरी में जो हम बुनियादी तौर पे बात कर रहे होते हैं वो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की ही है एक तरफ से। और वो जो ऑसिलेटिंग फील्ड दरअसल के हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको मशवरा दूंगा कि चैप्टर 4 को आप प्लीज़ उसमें देखिए कि हार्मोनिक ऑसिलेटर को कैसे ट्रीट किया जाता है। देखिए हार्मोनिक ऑसिलेटर को ट्रीट करने के दो तरीके हैं। एक अलजेब्रिक मेथड है, ज़्यादातर पहले पढ़ाया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड, यानी कि जैसे कि आप श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको सॉल्व करना सिखाया जाता है, ठीक है, उसके ज़रिए से सॉल्व किया जाता है, जिसमें आपके पास हर्माइट पॉलिनॉमियल्स आते हैं। दूसरा तरीका जो है वो अलजेब्रिक मेथड है, जिसमें हम ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, रेजिंग ऑपरेटर और लोअरिंग ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। तो इन दो तरीक़ों से इसको सॉल्व किया जाता है। इसने तो बहरहाल आपके सामने बहुत सिंपल तरीके से, मतलब कंबाइन करके, यानी कि उसने तो जवाब लिख दिया है और ये उसने अज्यूम किया हुआ है कि आपने ये काम से पहले किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो मेरा मशवरा होगा कि आप प्लीज़ इसको कीजिए। मैं सिर्फ ये देख रहा था कि इसने आगे क्या किया, ठीक है, इसने आगे कुछ भी ऐसा नहीं करके दिखाया। बहरहाल देखिए, जो आपको ये तो मालूम है ना कि एक क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी जो होता है उसका पोटेंशियल ऐसे लिखा जाता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। याद है आपको? जी सर, ये याद है। ठीक है। अच्छा, और आपको ये भी याद होगा कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है के बाय एम के। बड़ा याद है ना? सिंपल जी जी हार्मोनिक सर, ये ऑसिलेटर का ओमेगा स्क्वायर। तो इसने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये आपके पास के की जगह पे उसने ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एम लिख दिया। तो देखिए जो ओमेगा टाइम्स एम लिखा हुआ है, बाकी तो एक्स वाई जेड है, ठीक है। ये पोटेंशियल लिखा हुआ है इसका, कोई इसने नई चीज़ नहीं की हुई, बेसिक बेसिक फिजिक्स इस्तेमाल की है उसने। अब रहा सवाल इस चीज़ का कि ये जो हमारे 6.32 है, ये अगेन आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी हुई है। अगर हम इसको वन डायमेंशन में लें तो अगेन ये इससे तो आपका वो आ गया जिसमें डेल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का पार्ट आ गया, और ये पोटेंशियल एनर्जी लिखी हुई है, ठीक है ना। इतना हिस्सा क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी लिखी हुई है, ठीक है, और ये इसके बराबर है। इसी तरह आप इसको वाई और जेड के लिए लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन जो 6.33 है ये इतनी ऑब्वियस नहीं है, साफ बात है। इसके लिए आपको चैप्टर 4 देखना पड़ेगा कि वन डायमेंशन में जब आप हार्मोनिक ऑसिलेटर को सॉल्व करते हैं तो ये एनर्जी कैसे लिखी जाती है। अच्छा, बाय द वे, आप लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी होगी, तो उसमें भी आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं पढ़ा? हाँ। नहीं सर। अच्छा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ी होगी, उसमें भी नहीं पढ़ा है? हाँ। नहीं सर, उसमें भी नहीं पढ़ा हुआ। तो यार एक बात बताओ, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, तो आइंस्टाइन मॉडल या डिबाय मॉडल वगैरह पढ़े हैं तुमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में या मॉडर्न फिजिक्स में? मॉडर्न फिजिक्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर पढ़ाया जाता है यार ये। सर सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर जस्ट हमने जो सा है वो, मतलब जो सा है वो यूनिट सेल्स वगैरह के बारे में, और जो सा है वो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर और इसके सबके स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़े थे। यार मेरी तो नींद आ गई। यार एक बात बताओ, ये फोनोन कैसे काम कर रहे हैं, यानी कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते थे। अच्छा ये बताओ, जब हम लोग सेकंड ईयर में, बल्कि फर्स्ट ईयर में, जब हम वो पढ़ाते हैं थर्मोडायनेमिक्स, अब सेकंड सेमेस्टर में होता है, जिन लोग बीएस से आए हैं उनको याद होगा, बल्कि आप लोगों को भी शायद पता हो, जो आपके पास जो फिजिक्स के जो दो पेपर्स होते हैं उनमें से एक पेपर वेव ऑसिलेशन एंड थर्मोडायनेमिक्स का होता है ना। तो उसमें जब आप हीट कैपेसिटीज पता करते हैं तो आपको पता होगा वो आई थिंक कार्बन या कॉपर के बाद उसके अंदर इरेगुलरिटीज आ जाती हैं, जो पुराना आपके पास क्लासिकल लॉज थे वो वहाँ फेल हो जाते हैं। तो फिर ये आइंस्टाइन डिवाई मॉडल लगाना पड़ता है। तो मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि फिर आप लोगों ने तमाम चीज़ों में क्या सीखा था, मतलब सॉलिड स्टेट फिजिक्स में लेटिस वाइब्रेशंस वगैरह आपने नहीं पढ़ी हैं? इसका मतलब फोनॉन
हीट कैसे ट्रांसफर होती है, कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ी है। मतलब आपने नहीं कभी सर, ऐसी कोई। आइंस्टाइन डिबाय मॉडल का नाम भी सुना है कभी? नहीं सर। आर यू श्योर? जी सर। और जो बीएस के लोग हैं वो बताएं। हाँ, कोई है यहाँ पे बीएस का? कैसर, आप बीएस के हैं? तो याद नहीं अभी। नहीं बेटी, याद नहीं होने वाली क्या बात है? ये कोई, मैं आपसे कोई 400 साल पुरानी बात थोड़ी पूछ रहा हूँ, या 4000 साल पुरानी। क्योंकि देखिए, ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि मैंने भी ये चीज़ें एक अरसे से नहीं पढ़ाई, लेकिन मुझे इतना याद है कि जब मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स की जो कामयाबी है उसमें एक बहुत बड़ा किरदार आइंस्टाइन ने अदा किया। और वो हम नॉर्मली टेक्स्ट में ये लिख देते हैं। जैसे आप हेलिडे के शुरू के हिस्से में देखें, उसने बता दिया कि भाई आइंस्टाइन ने जो आइडिया था प्लांक का, वो उसने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में लगाया और वो कामयाब हो गए। वो सिर्फ ये चीज़ ही नहीं थी, वो फिर हम उसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लोर करते हैं, वो लिख देते हैं कि फिर वो सॉलिड स्टेट में, यानी कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी स्पेसिफिक हीट वगैरह कैलकुलेट करने में आइंस्टाइन ने बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया, क्योंकि उसने कहा कि भाई ये जो क्वांटम थ्योरी हमने बनाई है इस्तेमाल भी तो करो। क्योंकि वो आइडियाज़ जो थर्मोडायनेमिक्स के लोग इस्तेमाल कर रहे थे हीट ट्रांसफ़र को समझने में, यानी हीट कैपेसिटीज़ को कैलकुलेट करने में, जिसको हम पहले जो मॉडल था वो डिबाय मॉडल कहलाता है, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो चूंकि सिस्टम को क्वांटम मैकेनिकली तौर पर नहीं देख रहे थे, ठीक है, तो उसमें नुकसान क्या हो रहा था कि वो एक ख़ास पॉइंट के बाद आके, जहाँ तक कि सिस्टम क्लास जो एलिमेंट्स क्लासिकली एक हद तक बिहेव कर रहे थे, वहाँ तक तो वो चीज़ चल जाती थी, लेकिन उसके बाद नहीं चलती थी। एक पूरी, आप अगर हेलिडे का पहला वॉल्यूम उठा के देखें, यहाँ उसमें थर्मोडायनेमिक्स के ये सारे बताए हुए हैं, वहाँ उसने पूरा हीट कैपेसिटीज़ का मुख्तलिफ एलिमेंट का उसने प्लॉट बनाया हुआ है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कॉपर था शायद या कार्बन है। उसके बाद वो उसकी इनकी हीट कैपेसिटीज बिल्कुल अलहदा होती चली जाती हैं उस कर्व से। तो फिर आइंस्टाइन ने कहा कि अरे भाई, तो आप लोग गलती ये कर रहे हैं कि आप वो जो एटम्स हैं, यानी कि जो, क्योंकि जो आप अगर गौर करें तो जो कुछ सॉलिड होगा वो ऐसा होगा कि जैसे ये एक एटम बैठा हुआ है किसी सॉलिड का, लेट्स से कॉपर है, एक एटम ये बैठा हुआ है, एक एटम ये बैठा हुआ है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, एटम ये है, ये एक लैटिस बन रही है, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने कहा कि उनके दरमियान जो कूलम फोर्स है, इट इज एक्टिंग लाइक ए स्प्रिंग। ये इस तरह का के स्प्रिंग बन रहे हैं। जब मैंने आपसे कहा लैटिस वाइब्रेशन का, मैंने आपसे पूछा कभी नाम सुना है आपने? उसने कहा कि ये जो एटम्स हैं इनके दरमियान जो कूलम फोर्स है वो एज ए स्प्रिंग के तौर पे काम कर रही है, ठीक है। जब वो स्प्रिंग के तौर पे काम कर रहे हैं और ये एटम्स जो हैं वो बॉब के तौर पे काम कर रहे हैं, तो बेसिकली ये हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं ये, ठीक है। जब हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं तो फिर उसने ये चीज़ें कैलकुलेट की। उसने कहा एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए इक्वेशन जो है वन डायमेंशन के लिए ऐसे लिखी जाएगी, और अगर दो होंगे तो ऐसे होंगे, तीन होंगे तो ऐसे होंगे। उसमें थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा तो वहाँ एनर्जीज जो हैं वो ऐसे लिखी जाएंगी। तो जब इस तरह की करेक्शंस उन कैलकुलेट डिबाय मॉडल में की गई, तो फिर जो उन्होंने हीट कैपेसिटीज निकाली वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट्स के साथ मैच कर गई। उन्होंने कहा कि बात यह है कि इनमें से हर एटम, अच्छा ये मैंने, आप देखें कि प्लेन के अंदर बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आप देखें, मैं इसको एक्स और कहूँ वाई, तो जेड, ये अगर वाई है तो जेड इस तरफ होगा ना, तो फिर आपको अब मैं बना तो नहीं सकता ना थ्री थ्री डायमेंशन। तो आप अगर ये देखें प्लेन है, एक एटम मेरे स्क्रीन से ऊपर भी होगा, फिर एक एटम इसके ऊपर होगा, यानी कि आपके पास एक क्यूबिकल समझें कि एक फॉर्म आ जाएगा। जैसे कि आपका बेड का मैट्रिक्स होता है ना जिसमें स्प्रिंग लगे हुए हैं, आप देखें वो थ्री डायमेंशन होगा। तो जिस तरह वो ऑसिलेट करता है तीन डायमेंशन में, तो उसकी तीन एनर्जीज की जो होंगी, एक्स डायरेक्शन में ये, वाई डायरेक्शन में ये, जेड डायरेक्शन में। तो जब आप इनको प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट करेंगे डिबाय मॉडल में,
फिर आइंस्टाइन ने कैलकुलेट करके दिखाया कि देखो अब अगर हम ये करोगे ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट के साथ मैच कर जाएंगी और वाकई मैच कर जाएंगी। तो ये चीज़ें उस वक्त लोगों ने कैलकुलेट करनी शुरू की थी। ये मतलब इंतहाई इम्पोर्टेंट तरीन ये हमारे पास मॉडल है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, हर जगह काम आता है। मुझे हैरत है कि आपको किसी ने नहीं बताया। ये तो बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है। क्वांटम मैकेनिक्स जहाँ हम शुरू करते हैं, मुझे हैरत है आपने मॉडर्न फिजिक्स किस तरह से पढ़ी हुई है। दैट्स वेरी वेरी हॉरिबल थिंग। क्योंकि ये बहुत फंडामेंटल है कि आपको ये पता चला जाए कि अब जैसे आपके पास फोनोन का कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा, इसका मतलब है हाँ। नहीं सर। मतलब आप हीट कैसे ट्रांसफर, मतलब आप एक बार को गर्म करते हैं एक जगह से दूसरी जगह से, हीट कैसे ट्रांसफर होती है? एटॉमिक वाइब्रेशन से। तो एटॉमिक वाइब्रेशन क्या चीज़ होती है भाई? सर इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन से। इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन? अल्लाह को मानो यार, अल्लाह को मानो यार, कैसी बात कर रहे हो? लेटेस्ट वाइब्रेशंस होती हैं यार, ये पूरी ये जैसे ये है ना, ये पूरी चीज़ ये दिस इज कॉल्ड लेटिस। ये वाइब्रेट करती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और और उनकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो हम उसको आप समझ लें कि एक तरह से एनर्जी, और चूंकि ये क्वांटाइज होती है ये वाइब्रेशन, आप देख सकते हैं क्वांटाइज हैं, ठीक है ना। तो इनके वाइब्रेट करने से जो एनर्जी जनरेट होती है हम उसको फोनोन कहते हैं। तो फिर एक से निकल के जो एनर्जी दूसरे में जा रही है, तीसरे में जा रही है, चौथे में जा रही है, तो हीट इस तरीके से ट्रांसफर होती है, फोनॉन्स कहलाते हैं, फोनॉन्स, ठीक है। क्योंकि ये समझें कि एक तरह की, तो क्या कहूँ मैं, लाइट को फोटोन कहते हैं और हीट की जो पार्टिकल समझ लें आप, सो कॉल्ड पार्टिकल जो हीट को लेके जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, हम उसको फोनॉन्स कहते हैं। एनीवे तो ये थोड़ी सी यार पुरानी चीज़ें हैं, ये बहुत फंडामेंटल हैं। कहीं जाओगे बहुत आसानी के साथ शूट डाउन हो जाओगे क्योंकि ये इतनी फंडामेंटल चीज़ें नहीं मालूम है। तो ये मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेरा ख्याल ये था आप लोग इससे वेल वर्ड्स होंगे क्योंकि सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बगैर हो नहीं सकती है। तो ये जो एनीवे मैं वो चीज़ें बार बार मतलब सॉलिड स्टेट फिजिक्स से नहीं पढ़ा सकता। तो बहरहाल ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी है 6.3, अगर हम ये मान लें कि तीनों डायरेक्शन में ये एक ही मतलब एनर्जी बराबर है, तो ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड ये बराबर लिखा जा सकता है। तो हम इस इक्वेशन को ऐड करके इस तरह से लिख सकते हैं एन एक्स एन वाई एन जेड 3/2। ठीक है। जीरो पॉइंट एनर्जी तो सुना होगा आपने नाम कभी? हाँ, जीरो पॉइंट जी सर। एनर्जी क्या होती है? जीरो पॉइंट एनर्जी याद नहीं आ रहा सर। वैसे एक बात बताऊं यार, मेरी रिक्वेस्ट होगी किसी को बताना नहीं, तो मैं पार्टिकल फिजिक्स पढ़ी है, वरना यार वो मेरा गरेबान होगा और उनका हाथ होगा। मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम ये कह दोगे ना यार नाम तो सुना हुआ है बस याद नहीं है, और फिर कहोगे तुमने पता है हमने पार्टिकल फिजिक्स भी पढ़ी हुई है, तो इन साहब ने पढ़ाई हुई है, तो यार वो वाकई में यार मेरा गरेबान और उनका हाथ होगा। यार देखो जो फॉर्मूला लिखा हुआ है तुम्हारे पास, 0.6.2, अगर तुम एन को जीरो कर दो, जैसे यहाँ तुम देखो ये बता रहे हैं ये एन जीरो से शुरू होता है, उसके बावजूद भी एनर्जी जीरो नहीं होती है। तुम देखो हाफ एच कट ओमेगा बचेगी ना। अगर तुम एन को जीरो भी कर दो, एन को जीरो कर दो, एन वाई को जीरो कर दो, एन जेड को जीरो कर दो, फिर भी तुम्हारे पास अगर तीन डायमेंशन होंगे तो 3/2 एच कट ओमेगा बचेगी। दिस इज कॉल्ड एज जीरो पॉइंट एनर्जी। यानी कि मतलब कहने का ये है कि पार्टिकल की एनर्जी आप जीरो नहीं कर सकते। उसके पास अगर वन डायमेंशन है तो हाफ एच कट तो बचेगी बचेगी, हाफ एच कट ओमेगा। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। आप पार्टिकल को कंफाइन करते चले जाएं, उसके बावजूद उसके पास जीरो पॉइंट एनर्जी बचेगी। जीरो पॉइंट एनर्जी कहते इसलिए कि आप यहाँ पे क्वांटम नंबर्स को जीरो कर रहे हैं, उसके बावजूद एनर्जीज बच रही हैं आपके पास। इसी यहीं से क्वांटम फ्लक्चुएशंस के कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं कि आप पार्टिकल्स जो हैं वो, या फील्ड्स हों, या ये एनर्जीज जो हैं, क्योंकि फील्ड्स जो हैं वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करती हैं, ठीक है। तो आप फील्ड्स को आप कहीं पे जीरो नहीं कर सकते, उनमें फ्लक्चुएशंस होती रहेंगी, राइट, हाफ एच कट ओमेगा की कम से कम, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन कॉन्सेप्ट हैं क्वांटम मैकेनिक्स के कि आप पार्टिकल्स की
यानी कि जो टेम्परेचर ज़ीरो करने का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ आके फेड अवे हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है या एनर्जी आप कह लीजिए, ठीक है, एक तरह से, क्योंकि मूव कर रहा है ना, ऑसिलेशन हो रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी है। तो आप, और फिर जब काइनेटिक एनर्जी है तो उसके पास एनर्जी मतलब टेम्परेचर मौजूद है, तो आप टेम्परेचर टी इक्वल टू जीरो पे लाना पार्टिकल्स को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वजह ये है कि जब आप टी को जीरो कर रहे हैं तो फिर आपको इस चीज़ को भी जीरो करना पड़ेगा, हाफ हाफ एच का ओमेगा को, जो कि आप जीरो नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ये बात समझ में आई आपको कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट तरीन इक्वेशंस में से है, क्योंकि ये आपको आइडिया जनरेट करती है क्वांटम फ्लक्चुएशंस के। बात समझ में आई आपको? जी सर। तो भाई ये थोड़ी सी पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन इनको ज़रा ब्रश अप करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं। ऑलराइट, तो अगर हम इनकी एनर्जीज को बराबर कर दें, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड, तो आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर बन जाएगा। आइसोट्रोपिक मींस हैविंग सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। तो उस सूरत हाल में हमने एनर्जीज को उस तरह से बराबर करके लिख लिया है, ठीक है। तो फिर जिस तरह हमने इससे पहले देखा था कि उसमें डीजेनरेसीज हो सकती हैं, जैसे कि तुम देखो ये ई ट्रिपल जीरो लिखा हुआ है इसमें, E000, तो उसके बावजूद एनर्जी कितनी है, 3/2 है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, ठीक है। तो ये कम से कम एनर्जी, इससे कम एनर्जी हो ही नहीं सकती है। तो अगर एक 3 डायमेंशनल ऑसिलेटर है तो वो उसकी एनर्जी 3h का ओमेगा होगी, ठीक है। ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो उसकी एक्साइटेड एनर्जीज हैं, जैसे psi 1 0 0 0, तो वो हम मुख्तलिफ एक्साइटेड स्टेट्स बना सकते हैं। जैसे हमने से पहले वो टेबल देखा था, इसी तरह से यहाँ पर भी टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो आप इसको इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जीज आप उसमें देख सकते हैं कि वो कितने फोल्ड है। जैसे ये 3 फोल्ड है, तो है जो 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 हमने अभी देखा, जैसे कि अभी हम यहाँ पे देखें ना, ये 3, यहाँ पे अगर आप यहाँ देखें, ये 3 टाइम्स एच का ओमेगा बाई 2 है, ठीक है। इसी तरह जब हम यहाँ पर एन की जगह पे 1 रख दें, ठीक है, फिर एन की जगह पे आप 2 रखते हैं, फिर 1 रख दें, एंड सो ऑन। तो ये, और उसकी ये डीजेनरेसी है कि ऐसी कितनी स्टेट्स लिखी जा सकती हैं। तो अगर ये 0 0 तो 1 है, और अगर यानी कि 3 फोल्ड डीजेनरेसी हो तो वो 3 तरीकों से लिखी जा सकती है, एंड सो ऑन। फिर ये जो डीजेनरेसी का फॉर्मूला है, ये कैसे आता है निकल के, ठीक है, वो भी उसने यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बता दिया है। ये यहाँ पे उसने सिंपल कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो मेरे ख्याल से आपको फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पुरानी जो चीज़ें जो आपने मॉडर्न फिजिक्स वगैरह में पढ़ी हैं, प्लीज़ आप उन्हें रिवाइज़ कीजिए, और चैप्टर 4 उसका खासा रिवाइज़ कीजिए, जैटली का, क्योंकि इसको वो आपको बहुत सारी टेक्निक्स दे रहा है जो इस चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं काम आएंगी, ठीक है। और 1 मिनट रह गया है, आपके पास टाइम है, हम एक और सेशन करें या आज के लिए इतना काफ़ी है? क्योंकि आज देख जुमा है। लीजिए। जी जी सर। सर बाकी वैसे बेसिकली